वास्तुशास्त्र के प्रमुख नियम और प्रमुख सिद्धांतों के विषय में अवगत करवाने हेतु यहाँ पे एक प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम वास्तुशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो प्रायः दो शब्द यहाँ पर हम देखते हैं, वास्तु और शास्त्र। शास्त्र अर्थात जो हमें एक निर्देश देते हैं, कार्य को करने का जो निर्देश देते हैं। और किस कार्य को करने से, तो वास्तु के कार्य को करने में। अब ये वास्तु के जब हम शाब्दिक अर्थ को देखें तो प्रायः निवास स्थान से हम वास्तु शब्द का अर्थ लेते हैं। यो यत्र निवसति तदेव वास्तु, ऐसा शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो जहाँ रहता है वही उसका वास्तु है। अर्थात किसी भी प्राणी का जो निवास स्थान है वह उसका वास्तु है। यहाँ पे प्राणी कहने का आशय केवल मात्र मनुष्यों के लिए ही नहीं, जो जलचर हैं, थलचर हैं, या जो पक्षी एक वृक्ष के कोटर में, या जो पशु गुफा इत्यादि में, जंगलों में जहाँ भी निवास करते हैं वो उनका वास्तु है। बसंते अस्मि यस्मिन इति वास्तु, ऐसा भी वहाँ पे आचार्य मुनि यास्क का कहना है। और वस्तु वस्ते निवास कर्मणा, इस प्रकार की तमाम परिभाषाएं हम वास्तुशास्त्र से संबंधित या वास्तु से संबंधित अनेकों परिभाषाएं हम देखते हैं। यहाँ पे जब निवास की बात आती है तो निवास हेतु हमारे लिए कौन सा जो स्थान है, जब भी हम निवास की बात करेंगे तो हम प्रायः एक स्थान को ध्यान में रखते हैं। और जब स्थान विशेष को हम ध्यान में रखते हैं तो उसमें दिशाओं का ग्रहण भी किया जाता है। और दिशाओं के साथ साथ हम एक समय को भी ध्यान में रखते हैं। अब समय का जो यहाँ पे संबंध देखें तो हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंद में वास्तुशास्त्र या वास्तु को वहाँ पे स्थान प्राप्त है। तो ज्योतिष शास्त्र एक वेद का अंग, जिसमें ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, और वही नेत्र हमें दर्शाता है, हमें हमारा पथ प्रदर्शक होता है। और उसी पथ में कौन से काल का जो बोधक है, काल का जो हमें बोध कराए। अब काल का बोध भी हमें शुभ और अशुभ काल की वहाँ बात आती है। तो जब हम इसी काल का संबंध वास्तुशास्त्र में देखते हैं तो उस विशेष स्थान में जहाँ हम निवास की कल्पना कर रहे हैं, उनकी दिशाओं का ग्रहण करते हुए, दिशाओं के अनुसार और एक काल के अनुसार हम जब उन सिद्धांतों या नियमों का पालन कर किसी वास्तु का निर्माण करते हैं तो वो हमारे लिए एक अनुकूल वास्तु, जिसको हम कह सकते हैं अनुकूल वास्तु के रूप में हमारे लिए वो सिद्ध होता है। थोड़ा इसका ऐतिहासिक पक्ष देखें तो वास्तु वैदिक काल से जो वास्तु के एक लंबी यात्रा रही है। और चाहे वो मनुष्यों का गुफाओं में निवास हो, या फिर वृक्षों पर, या फिर एक तिनकों की या लकड़ी के घर का बनाना, फिर उसके बाद ईंट पत्थर इत्यादि के घर के बनाते बनाते आज हम जिस भौतिक स्वरूप को देखते हैं वो एक बहुत लंबे समय की एक यात्रा है वास्तुशास्त्र की। तो उस पूरी यात्रा में एक सिद्धांतों के रूप में और नियमों के रूप में क्या क्या चीज़ें जो सदैव अर्थात आवैदिक काल से ही और प्रासंगिक आज के जो समय की प्रासंगिकता है, समय की प्रासंगिकता के अनुसार वही नियम सिद्धांत आज भी हम वास्तु के मूल में या वास्तु के मूल के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं नियमों का यहाँ पे एक उनको स्पष्ट करने का यहाँ पे एक प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले बात आई स्थान की और दिक् और काल की। तो एक हम इसको मान सकते हैं कि एक अन्योन्याश्रित संबंध ये तीनों अपने आप में रखते हैं। जिस प्रकार एक स्थान में हम जब किसी वास्तु की कल्पना कर रहे हैं तो एक स्थान में जब हम वास्तु की कल्पना करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्थान का महत्व है। उसके बाद वो स्थान जो है किसी न किसी दिशा, जैसे हम बात करें भारतीय वास्तुशास्त्र की, और भारतीय वास्तुशास्त्र में हम जब भारत की बात करते हैं
तो उस भारत जो देश है, जो स्थान है, तो वो स्थान हम कितने अक्षांश, कितने रेखांश विशेष उसकी एक पहचान होती है। तो उस स्थान को पहचान करके उसमें दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। और ज्योतिष या वास्तु में सर्वप्रथम हम कार्य सिद्धि हेतु दिशाओं को स्थान देते हैं, और इसी क्रम में दूसरा जो स्थान प्राप्त है वो दिशा यानी दिग। अब यहाँ पे दिशाओं के साथ साथ और स्थान के साथ साथ तीसरा जो एक पहलू है वो है समय यानी काल। अब ये काल या समय जिसको हम कहें, समय की एक इकाई, किस काल में हमें वास्तु का निर्माण करना है और किस काल में हमें वास्तु के कौन से कार्य को करना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं वास्तु की तो मुख्य मय मतम के अनुसार 4 प्रकार के वास्तु हमें प्राप्त होते हैं। भूमि प्रासाद यानानि शयनम च चतुर्विधम भूरेव मुख्य वास्तु स्यात् यत्र जातानि तानि ही। तो यहाँ पे 4 प्रकार के वास्तु मुख्य रूप में हमें प्राप्त होते हैं आचार्य मय के अनुसार। भूमि, प्रासाद, यान और शयन। यहाँ पे और इसी क्रम में आचार्य कहते हैं भूरेव मुख्य वास्तु स्यात्। भूरेव, भू एव मुख्य वास्तु, भूमि ही मुख्य वास्तु है। इसका कारण है क्योंकि जब हम प्रासाद, यान या शयन के वास्तु की जब हम चर्चा करें तो हमें उसका जो आधार है, उसका जो मूल आधार है वो हम भूमि को ही बनाते हैं। मतलब तीनों का एक मूल जो आधार है वह भूमि है, इसलिए उसको मुख्य वास्तु के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरे पक्ष में जब हम देखते हैं कि ये 4 प्रकार के वास्तु हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, और आवासीय वास्तु की जब हम बात करते हैं तो आज जब हम वास्तु शब्द का यदि उच्चारण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही चीज़ आती है कि आवास या घर। जब भी हम बात करें अब वास्तु की तो एक घर का एक चित्र हमारे सामने, हमारे मस्तिष्क पटल पर उभर के आता है। तो क्या एक आवास ही वास्तु है या फिर उस आवास से अतिरिक्त भी वो कोई विषय है जो वास्तु के अंतर्गत है? तो वो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। प्रासाद, यान और शयन। शयन यानी जो आप निवास स्थान से ले सकते हैं, यान जो आप वाहन इत्यादि, ये भी एक वास्तु के ही उदाहरण हैं। और प्रासाद में 2 प्रकार के ये प्रसाद कहे गए हैं, देव प्रसाद और राज प्रसाद। देव प्रसाद यानी देवताओं के निमित्त बनने वाले जो आवास हैं, देवताओं के निमित्त जो बनने वाले निर्माण हैं, वास्तु हैं। सीधे सामान्य शब्दों में हम देवालय का अर्थ यहाँ पे लेते हैं। और राजप्रसाद यानी राजाओं के निमित्त बनने वाले जो आवास स्थान है वह प्रसाद। यहाँ पे जब हम भूमि को मुख्य वास्तु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो आचार्य जब आवासीय वास्तु की एक कल्पना मन मस्तिष्क में आई होगी ऋषियों के, तो उनका एक प्रयोजन बताते हैं कि इस वास्तु का प्रयोजन क्या है, यानी घर का प्रयोजन क्या है। तो उसी प्रयोजन को सिद्ध करते हुए आचार्य कहते हैं स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतु नामयनम सुखास्य पदमिदम सीतांबु घर्मापहम। स्त्री पुत्र आदि के सुख की प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए, जंतु नाम निलयन सुखास्य पदमिदम सीता अंबु घर्मापहम। अर्थात घर में स्त्री पुत्र इत्यादि जो प्राणी हैं, अन्य जो लोग हैं, उनसे सुख की प्राप्ति, उनके सुख की प्राप्ति, और धर्म अर्थ काम इनकी सिद्धि के लिए, और साथ में जो जंतु नाम अर्थात प्राणी नाम, जो उस घर में निवास करने वाले जो लोग हैं। और मानव का एक जो चिंतन रहा है शुरू से ही कि अपने साथ जो प्राणी रहे हैं तो
पशु पालन इत्यादि बहुत सारे विषय ऐसे जो हैं, जो प्राणी या मनुष्य अपने साथ एक परंपरा से उनका पालन पोषण भी एक मानवीय धर्म के अनुसार वो उनका पालन पोषण करते रहे हैं। तो उन जंतुओं के लिए, उन सभी प्राणियों के लिए वास्तु अर्थात एक आवास की कल्पना यहाँ पे की गई है। और बापी देवगृहादि पुण्यमखिलम गेहात समुत्पद्यते, कि बापी यानी कुआं, बावड़ी इत्यादि जो जलाशय हैं उनका जो निर्माण है वो भी एक गेह अर्थात घर से ही वो प्रारंभ होते हैं। जब मानव एक स्थायी निवास की कल्पना कर लेता है तो उसके लिए अन्य जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति के लिए वो अन्य प्रयास करता है, जिसमें जलाशय हों या फिर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो हेतु अन्य जो कार्य हैं, अन्य जो विषय हैं उनका भोग करने की इच्छा हो। तो ये समस्त चीज़ें जो हैं गेहम पूर्वम श्वंति तेन विबुधा श्री विश्वकर्मादयः, विश्वकर्मा के अनुसार जो देवताओं के शिल्पी भी कहे गए हैं उनके अनुसार ये घर का एक प्रयोजन है, जिसमें घर के होने के बाद ही यानी गृह होने से ही हम स्रोत स्मार्त क्रियाएं, धर्म अर्थ काम इत्यादि की प्राप्ति कर सकते हैं। ये वास्तुशास्त्र का एक जब ऋषि या फिर उनको एक जो चिंतक रहे हैं भारतीय परंपरा में, मानव कल्याण की जो उनमें जो भावना रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना रही है, उसको साकार करने के लिए आचार्य जो भी यहाँ पे अपने अनुभव और अपने एक प्रयास से जो भी एक परंपरा के अनुकूल और एक अपनी संस्कृति और एक समय के अनुकूल जो भी एक निश्चित और जिनको कह सकते हैं कि एक समय के अनुसार जो नियामक जो वस्तुएं रही हैं, सिद्धांत रही हैं, उनका वो यहाँ पे प्रतिपादन किए। अब इन तीनों विषयों के बाद स्थान, दिक् और काल, इसके बाद आचार्य वास्तुशास्त्र में जो मुख्य स्थान देते हैं वो यहाँ पे भूमि को दिए। अब भूमि से ही हमें भूमि के संबंधी जो विषय आगे उपस्थित होते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले भूचयन अर्थात कभी भी हम वास्तु का निर्माण करने जा रहे हैं या किसी विशेष स्थान, विशेष भूखंड के ऊपर कोई निवास की हम कल्पना कर रहे हैं, तो उस भूमि चयन में हमें कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भू परीक्षण की, जिसमें सबसे पहले भूमि का परीक्षण किया जाता है। भूमि परीक्षण की भी अनेकों विधियां आचार्यों द्वारा प्रतिपादित हैं। भूमि परीक्षण भी आपका अलग अलग विधियों के द्वारा, जिसमें वर्ण के द्वारा, गंध के द्वारा, रस के द्वारा, स्वाद के द्वारा, यहाँ पे प्रायः विश्वकर्मा के अनुसार 7 विधियों का और प्राजित परीक्षा विश्वकर्मा का ही वहाँ पे मत है कि वर्ण, गंध, रस, स्वाद, इनके आधार पे हम भूमि का परीक्षण करते हैं। भूमि का परीक्षण करने के पश्चात वहाँ पे जो आकृति वशात जो भूखंड है, भूखंड का चयन करते हैं भूखंड की आकृति से। अब भूखंड की आकृति भी कैसी है, सीधा सीधा कहें तो एक भूखंड, विशेष स्थान जहाँ पे हम किसी भवन की योजना करने जा रहे हैं, तो उस भवन का आकार, उस भूखंड का आकार कैसा है, और वो आकार जो है आपके उस निवास के ऊपर क्या प्रभाव कर सकता है, और आसपास का जो भी वातावरण है वो उस भूखंड के ऊपर क्या प्रभाव कर सकता है। तो इसमें आगे उसी दृष्टि को देखते हुए आचार्य बात करते हैं पंच तत्वों की। पंच तत्वों में प्रायः हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और पंच तत्वों का एक जो दार्शनिक सिद्धांत है, तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उस संकल्पना से पंच तत्वों का जो मानव शरीर के अंदर एक जो समायोजन है,
उसी समायोजन को वास्तु या उस विशेष भूखंड में एक निर्माण में उसे कैसे व्यवस्थित करना है, वो तमाम ये विषय वास्तुशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में गिना जाता है। इसके बाद कुछ प्राकृतिक शक्तियों की चर्चा आती है, और इसके बाद वास्तु पदों की बात आती है, वास्तु पुरुष की बात आती है। तो क्रम से ये जो भी विषय हैं, क्रम से जितने भी ये वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के सोपान हैं, उसको क्रम से हम करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।